बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है माजिद अली माजिद, लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स जिना साइंस कॉलेज फ़कीर वाली में। हम आपको लेक्चर नंबर 7 में खुश आमदीद कहते हैं। लेक्चर नंबर 7 में हमने बेटा जी चैप्टर नंबर 3 शुरू किया हुआ है। FSC पार्ट 1 का मैथ हम कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 3 की हमने पहली ही एक्सरसाइज जो है वो इसमें करनी है। तो इससे पहले जो लास्ट लेक्चर्स आपने सुने हैं उसमें हमने FSC के पार्ट 1 का जो सिलेबस है उसको डिस्कस किया है, और उसमें चैप्टर नंबर 3 जो स्टार्ट किया है उसमें हमने पहले 11 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो उसमें कोई मसला हो, कोई सवाल हो, आपका कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे आप मैसेज कर दें, आप एडमिन से मेरा मार्क्स नंबर लेकर उसमें आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो आज हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा जी जो है कि फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। एक्स किसी मैट्रिक्स का नाम है और उसमें हमने ये फाइंड करना है और दी गई कंडीशन के मुताबिक ही हमने फाइंड करना है। तो दो पार्ट हैं इसके, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ से उठाया जा सकता है। तो आपने इसको जो है वो सॉल्व करना है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट समझ के इसको हल करना है। तो हमने एक्स मैट्रिक्स जो है वो इधर फाइंड करना है। सबसे पहले एक्स मैट्रिक्स फाइंड करने से पहले अगर मैं पहले पार्ट की बात करूँ तो पहले पार्ट में बेटा जी कि इसका कोई नाम रख देते हैं। ये कोई एक्स ही है और ये कोई ए है और ये फिर इक्वल है और ये बी है। इसका नाम है ये वाला, ये इसका नाम है, ये इसका नाम है और ये वैसे ही जो पहले नाम दिया हुआ है। तो हमारे पास इक्वेशन बनी है एक्स ए इज इक्वल टू बी। तो अगर एक्स ए इज इक्वल टू बी बना है तो हम इसको कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट कि एक्स इधर रहे और बी उधर जाके इन्वर्स हो जाए, सॉरी ए जाके उधर इन्वर्स हो जाए, तो ये हो जाएगा जी बी ए इन्वर्स। तो ये बी ए इन्वर्स मैट्रिक्स एक बन जाएगा। तो आपने x अगर फाइंड करना है तो b को मल्टीप्लाई करना है a इन्वर्स के साथ। तब a इन्वर्स क्या चीज़ है? a इन्वर्स बेटा जी कि हमने पहले a का एडजॉइंट लेना है, एडजॉइंट ऑफ a, और बटे में a का डिटर्मिनेंट लेना है। इस तरह से जो मैट्रिक्स आएगा वो a इन्वर्स कहलाएगा। और ये a मॉड जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये ज़ीरो हुआ ए इन्वर्स फाइंड नहीं हो सकता। अगर ए इन्वर्स नहीं फाइंड हो सकता तो इसका मतलब बी से मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकता, इसका मतलब एक्स फाइंड नहीं हो सकता। इस तरीके से। अच्छा जी, तो अब हम देखते हैं कि ए इन्वर्स कैसे फाइंड करना है। हमने ए मैट्रिक्स जो दिया हुआ है सॉल्यूशन में कि मैट्रिक्स ए जो है अपने पास है जी 5 2 -2 और 1। ये कोई मैट्रिक्स है जिसका नाम है ए। यहीं से क्वेश्चन में हमने नाम दिया था। तो अब ए का अर्जाइंट लेते हैं। अर्जाइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अर्जाइंट बेटा ये होता है कि डायगोनल की जगह चेंज कर दे देते हैं और नॉन डायगोनल के साइन बदल देते हैं। इन दोनों की हमने जगह चेंज करनी है डायगोनल की। तो ये आ जाएगा 1 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा। नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर देते हैं, -2 और 2। तो इस तरह से ये जो है कि आप डायगोनल की जगह चेंज करेंगे और नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर देंगे तो ये एडजॉइंट आ जाएगा। जब एडजॉइंट आ जाएगा तो इसका डिटरमिनेंट भी फाइंड आप करेंगे। तो डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? 2/2 मैट्रिक्स का तो बहुत आसान है। 5 2 -2 और 1। तो हमने मल्टीप्लाई करना है डायगोनल एलिमेंट्स को। डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये 5 आ गया, दरमियान में साइन माइनस का, और नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 आ गया। तो ये हो गया जी 5 और माइनस माइनस बेटा जी प्लस होता है, तो ये टोटल हो जाएगा 9। शुक्र है कि ये ज़ीरो नहीं आया, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सो इन्वर्स इज़ पॉसिबल। तो इसका मतलब है ज़ीरो ना आए तो फिर इन्वर्स पॉसिबल होता है।
अगर 0 आ जाए तो फिर इन्वर्स उसका पॉसिबल नहीं होता। तो ए इन्वर्स जो है वो 9 आया है, जो 0 नहीं है। अगर 9 आया है तो इसका मतलब इन्वर्स पॉसिबल है। तो फिर इन्वर्स आप फाइंड कर लेते हैं। तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू आ जाएगा जो है कि ऊपर एडजॉइंट आएगा, फार्मूले में एडजॉइंट ऊपर लिखा जाएगा, यानी कि एडजॉइंट ये वाला है 1 - 2 और 2 और 5, और इसके बटे में लिखा जाएगा डिटर्मिनेंट जो कि 9 आया है, ये वाला। अब ये मेरे पास आ गया है एक मैट्रिक्स। अब मैं इसको इधर ही रोक लेता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि सर इसको 9 को सब के बटे में लिख दें, 1 के बटे में भी और -2 के बटे में भी और इसी तरह से 2 और 5 के बटे में। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, ऐसा किया जा सकता है, ऐसा लिखा जा सकता है, लेकिन मैं इसको लिखूँगा नहीं, क्योंकि 9/1/9 एक फ्रैक्शन है, ये हल नहीं होगी। 2/9 ये सारी फ्रैक्शन में आ जाएंगे, और फ्रैक्शन वाले को किसी b से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर फिर ज़्यादा मुश्किल होते जाएंगे, आपको प्लस माइनस करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से मैं जो है कि ये फ्रैक्शन में नहीं जा रहा, मैं फिर सिर्फ डिजिट्स के ऊपर रह रहा हूँ। तो x फाइंड करने के लिए आपको क्या करना था? x फाइंड करने के लिए आपको चाहिए था कि आप पहले b लिखें। b मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? -1 और 5 है और 12 और 3 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? ए इनवर्स के साथ। अब ए इनवर्स आपके पास ये आया पड़ा है, तो इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 1 - 2 और 2 और 5, और इसके बटे में आ जाएगा जी 9। सिंपल इज दैट कि आप x को मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों को आपस में, तो ये आपके पास आ जाएगा मैट्रिक्स, और सब के बटे में होगा 9, क्योंकि ये सारे के बटे में आ गया। तो मल्टीप्लाई करने का रूल आप समझते हैं कि पहली रो को पहले कॉलम से फिर दूसरे कॉलम से, तो इसी तरह से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा। तो -1 को जब 1 से करेंगे तो आंसर जो है इसका आ जाएगा 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और 5 को 2 से करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो पहली रो को पहले कॉलम से, अब पहली रो को दूसरे कॉलम से, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये आ गया जी 2 आ गया, और 5 को 5 से करेंगे तो +25 आ गया। तो पहली रो ने दोनों से कर लिया जी। अब ये वाला मल्टीप्लाई होगा जो है कि सॉरी ये ना सही है। तो अब ये मल्टीप्लाई होगा जी, 12 को 1 से करेंगे तो 12 ही आ जाएगा, और 3 को 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। 12 को -2 से करेंगे तो -24 आ जाएगा, और 5 को 3 से करेंगे तो 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आ रहा है जी x का कंक्लूजन। अच्छा जी, तो ये होगा जी 9, और ये हो गया 27, ये हो गया 18, और ये हो गया जी -9। अब सब के बटे में क्या लिखा हुआ है? 9। तब 9 अब हर किसी को डिवाइड करें, 9/9 जो है वो देखें आ जाएगा। 9/9 जो है कि आंसर होगा जी इसका 9/9 1 होगा, और 27/9 3 होगा, और 18/9 2 होगा, और -9/9 जो है वो -1 होगा। ये इसका आंसर है। बिल्कुल जो है कि आसान सा क्वेश्चन था, 2 नंबर के आप कर सकते हैं इसको। अब इसके दूसरे पार्ट की तरफ देखें तो यहाँ पे बेटा जी आपने सिर्फ नाम चेंज करने हैं, यानी कि ये होगा जी ax और इज इक्वल टू b, और x इधर रहेगा तो a जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो a उधर जाके इन्वर्स हुआ तो a इन्वर्स और b। सिर्फ ये चेंजिंग है इसमें कि x a इन्वर्स इधर जो है हमारे पास जो बना था वो a इन्वर्स बाद में आया, और दूसरे पार्ट में a इन्वर्स पहले आएगा। इसका हम कैसे याद रख सकते हैं? x के जिस साइड पे वो मैट्रिक्स है ना, दूसरी साइड पे जाके वो उसी साइड पे रहेगा जहाँ पे वो पहले था। यानी कि यहाँ पे देखें तो x के राइट साइड पे था तो b के भी राइट साइड पे जाएगा, यहाँ पे x के लेफ्ट हैंड साइड में था तो b के भी राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में ही जाएगा। तो इस तरह से आप दूसरा मैट्रिक्स जो है वो खुद फाइंड करेंगे। प्रोसीजर मैंने आपको समझाया है, बिल्कुल आसान सा है, आपको ये जो है वो कर लेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में बी ऐसे ही है जैसे 12 में ए मैट्रिक्स फाइंड करना है, और इसमें कुछ कंडीशन दी हुई हैं। इस तरह से आपको 2 पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। तो दोनों में जो है वो ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, इम्पोर्टेंट है, और ये भी लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
तो आपने बेटा जी इन दोनों क्वेश्चन को करना है एक बेहतरीन जो है वो आपने पहले वाले तरीके से करेंगे तो ये नहीं होंगे, इसका तरीक़ाकार चेंज करना पड़ेगा। तो तरीक़ाकार क्या है इसका, सबसे पहले आपको एक और नई चीज़ समझाते हैं कि आपके पास अगर कोई ए मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं बी मैट्रिक्स के साथ और आंसर कोई आता है सी। लेट्स सपोज कि हमने ए बी को मल्टीप्लाई किया और आंसर कोई मैट्रिक्स और आया है जिसका नाम कोई सी है। अब जब मल्टीप्लाई आपने किया था तो पहले की रोज़ m मल्टीप्लाई n, m बाई n और n बाई p, तो जो आंसर आया था ना जी वो m बाई p आया था। ये कंडीशन है बेटा जी कि जो आंसर होगा वो पहले की रो के जितनी रोज़ है आंसर में उतनी ही रोज़ होंगी और आंसर में दूसरे मैट्रिक्स से जो कॉलम्स हैं आंसर में उतने ही कॉलम होते हैं। तो ये एक सिंपल सा रूल है। अब देखें आप कि जो ए ये कोई मैट्रिक्स है ए, ये कोई बी है, ये कोई आंसर सी है उसका, तो बहुत आसान बात है। अगर मैं आपको पूछूं कि आप बताएं कि इसका आर्डर क्या है तो आप कहेंगे जी 3/2 है इसका आर्डर, और इसका आर्डर क्या है, इसका आर्डर भी 3/2 है। तो इसका आर्डर क्या होना चाहिए, अगर मैं इसका नाम m बाई n रखूं और इसका नाम रखूं n बाई p, तो ये होना चाहिए जी m बाई p। तो आप बताएं कि n की वैल्यू कितनी है, यहाँ से ये है जी n की वैल्यू और वो है कितनी, n की वैल्यू यहाँ से मिली हमें जी 2। और इसी तरह से आप p की वैल्यू ढूंढें तो p की वैल्यू भी हमें मिली 2। यानी कि यहाँ पे जो आर्डर होना चाहिए वो होना चाहिए 2/2, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं n और p की वैल्यू जो कि 2/2 आई है। तो बिल्कुल आपने आसान तरीके से ये समझा कि मैट्रिक्स में आर्डर जो है वो कैसे रिप्लेस होते हैं। तो लेट करेंगे पार्ट नंबर 1 का सलूशन। हम चाहते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है जो 2/2 का है। 2/2 का मैट्रिक्स होने के लिए मैंने इसका नाम रखा है ए, बी, सी और डी। आप कोई और भी रख सकते हैं, एल, एम, एन, ओ, पी, कोई भी आप इसमें इसका नाम रख सकते हैं, यानी कि एलिमेंट्स के नाम रख सकते हैं। तो ये बेटा जी आपके पास ए मैट्रिक्स जो आपने लेट किया है, अगर लेट किया है तो इसका मज़ार सी बात है, उसको मैं आप पुट भी करना पड़ेगा आपको। तो ये होगा जी 5 और -1 और 0 और 0 और 3 और 1 और ये आ गया ए, क्योंकि यहाँ पे पहले ए फिर ये वाला ए मैट्रिक्स जो अभी हम लेट किया है ए, बी, सी और डी। तो आंसर आ गया जी इसका 3 - 7 0 0 7 2। तो ये आ गया जी कोई मैट्रिक्स। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हम ये क्वेश्चन हल करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी इसके साथ, तो ये बेटा जी हो जाएगा 5 को ए से किया तो 5a माइनस सी, क्योंकि -1 को सी से किया तो पहले को इससे। अब इसको इससे करेंगे तो 5b माइनस डी। तो फिर दूसरी रो को जब करेंगे तो 0 को 0 से 0 प्लस 0 फिर से 0 प्लस 0 और 3 को ऐसे 3a प्लस सी और फिर से 3b प्लस डी इक्वल है जी किसके, 3 - 7 0 और 2 0 0 और 7 और 2। तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, कुछ नहीं, मैं क्योंकि डेफिनेशन यूज़ करनी है मैंने मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स की, तो आप देखें कि इसमें पहला एलिमेंट जो है वो पहले के इक्वल ही होना चाहिए। तो मैं पहले को पहले के इक्वल रख रहा हूँ। देखें जी हमारे पास आ जाएगा ये मैंने अलग कर देता हूँ, 5a माइनस सी किसके इक्वल होना चाहिए जी, 3 के, और 5b माइनस डी किसके इक्वल होना चाहिए, -7। इसी तरह से ये 0 0 के इक्वल ही है, तो 3a प्लस सी किसके इक्वल होना चाहिए, 7 के, और 3b प्लस डी किसके इक्वल होना चाहिए, ये 2 के इक्वल होना चाहिए। तो ये दो
जो है कि मैट्रिक्स को इक्वल रखते हुए हमने 4 इक्वेशन फाइंड की हैं। इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 और 4, ये 4 इक्वेशन होगी। तो जो है कि अब आपने क्या करना है कि देखें, मैं इनको जो है कि सम अप कर देता हूँ दोनों इक्वेशन को। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मैं सम अप कर रहा हूँ, तो सी से कैंसिल हो जाएगा। तो 5 और 3 जो है वो 8a इज़ इक्वल टू 10 और a इक्वल टू हो जाएगा जी 10/8 और ये होगा जी 5/4। तो ये आंसर आ गया जी, a की वैल्यू आई अपने पास 5/4। हम चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं कि a की वैल्यू निकल आए, b की वैल्यू निकल आए, c और d की वैल्यू निकल आए, तो फिर एक जो हमारा टारगेट है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी a की वैल्यू आई है, b की वैल्यू नहीं आई, c की वैल्यू नहीं आई, d की वैल्यू नहीं आई। मैं बिल्कुल वैसे ही छोटी क्लास में जैसे आप करते हैं a की वैल्यू निकल आई है तो हम किसी दूसरे में पुट कर देते हैं, तो c की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा जी बेटा जी 3 × 5/4 प्लस c इज़ इक्वल टू 7 और ये 15/4 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो c इज़ इक्वल टू 7 माइनस 15/4, इसका आप एलसीएम ले लें, 7 4 28, 4 इसका एलसीएम और 28 माइनस 15, तो ये हो गया जी अपने पास जो है कि 8 और 5 13, 13/4। तो इस तरह से आपके पास दूसरी वैल्यू मिल गई जो c है। तो आपके पास c की वैल्यू मिल गई है जो कि आई है जी 13/4। तो ये दो वैल्यूज़ अभी आपको मिल गई हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज़ करते हुए। अब मैं चाहूँगा कि बिल्कुल सेम प्रोसेस से आप इक्वेशन नंबर 3 और 4 को भी हल करें। तो d कैंसिल हो गया, ये हो गया जी 8b इज़ इक्वल टू हो गया जी -6 -5, तो ये होगा जी b इज़ इक्वल टू -5/8। तो ये आपके पास b की वैल्यू मिल गई। तो हम चाहते हैं कि b की वैल्यू किसी में पुट हो और वो मिल जाए हमें d की वैल्यू। तो मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 4 में ही, 3 × -5/8 प्लस d इज़ इक्वल टू 2। तो d ये -15/8 उधर जाके जमा हो जाएगा, तो d इज़ इक्वल टू 2 जमा 15/8, 8 2 16, ये होगा जी 16 जमा 15/2 8, तो ये होगा जी बेटा जी 31/8। ये d की वैल्यू आ गई। तो अब हमारा टारगेट पूरा हो गया जी। मैंने तमाम वैल्यूज़ हैं A B C D 4 वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड कर ली हैं। मैं चाहता हूँ कि उनके आंसर जो है वो A में लिखे जाएँ। तो A मैट्रिक्स क्या था अपने पास, A B C D। A की वैल्यू है 5/4 और B की वैल्यू आई है जी -5/8 और इसी तरह से C की वैल्यू आई है जी 13/4 और D की वैल्यू है जी 31/8। ये इसका आंसर है जी हमारे क्वेश्चन का। तो बेटा जी ये जो है कि आप क्वेश्चन नंबर 13 का A पार्ट आपने किया है। तो 13 का B पार्ट करने के लिए मैं पहले आपको आर्डर उसका फाइंड करके देता हूँ कि आपका आर्डर क्या है। तो देखें यहाँ पे आर्डर क्या है इसका 2/2 और इसका आर्डर क्या है 2/3। इसका आर्डर क्या होना चाहिए n/p और ये क्या होना चाहिए m/n और ये होना चाहिए जी m/p। तो हमें चाहिए n की वैल्यू, तो n की वैल्यू मिल गई जी 2, यहाँ से n की वैल्यू मिल गई और यहाँ से p की वैल्यू मिल गई 3। तो आपको समझ आइए कि A का आर्डर क्या होगा। अगर A इस साइड पे था, ये हमारे पास मैट्रिक्स का आर्डर चेंज है ना, ये 2/2 था, तो ये पहले वाला मैट्रिक्स 2/3 था, तो इस वजह से ये आर्डर चेंज आया है। तो इसमें आपने जो मैट्रिक्स लेट करना है, तो मैट्रिक्स जो लेट करना है आपने वो क्या कैसे करना है, A जो मैट्रिक्स होगा आपके पास प्रोसेस सेम ही है, मैं मैट्रिक्स लेट करके आपको दे रहा हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। तो मैट्रिक्स जो है लेट करेंगे आप जिसमें 2 रोज़ हों
और 3 कॉलम हो, यानी कि इस तरह का मैट्रिक्स हो, तो वो होगा जी अपने पास ए जो है कि बी और सी और डी ई एफ। तो इस तरह से आप मैट्रिक्स जो है वो एक और मैट्रिक्स जो इसको आप हल करना चाह रहे थे, आपने लेट करना है। तो मैट्रिक्स लेट करने के बाद बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस में जाते हुए आपने इसकी वैल्यूज़ जो है वो ए बी सी डी की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड करनी है। तो ए बी सी डी ई एफ, तो ये 6 वैल्यूज़ जब फाइंड हो जाएंगी तो फिर एंड पे आप यहाँ पे मैट्रिक्स की वैल्यूज़ में आप लिख देंगे ए की क्या है, बी की क्या है, सी की क्या है, डी की क्या है, ई की क्या है, एफ़ की। ये 6 वैल्यू आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपका यही आंसर होगा। तो बिल्कुल सेम है जैसे आपने ए लेट किया था, फिर ए को ए की जगह पे लिख के इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। फिर इक्वल मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए यहाँ पे 4 इक्वेशन बनी थी, यहाँ पे 6 इक्वेशन बन जाएगी। तो आप खुद करेंगे, तो अगर ना हुआ तो हम इसको दोबारा किसी दिन करेंगे इंशाल्लाह। तो देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो हम वो देखेंगे क्या होता है। तो इसमें बेटा जी आपने दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और उसका आंसर I3 को जब R से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आंसर आएगा। तो R टाइम्स I3 आएगा इसका आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद। तो सिंपल हम इसको दोनों को सिर्फ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई ही करना है और कुछ नहीं करना। तो ये क्वेश्चन जो है वो एक मरतबा 2014 में ये क्वेश्चन आया था पूरे 5 नंबर का। तो आप इसको ईजी न लें, आसान सा ही है, मैंने सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का रूल आप जानते हैं, रो को कॉलम के साथ। तो पहले को पहले इसके से करेंगे तो आर वैसे आ जाएगा, कॉस को कॉस से करेंगे तो कॉस स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर 5, फिर ज़ीरो को ज़ीरो से किया तो प्लस ज़ीरो आ गया और माइनस को माइनस से किया तो प्लस आ गया आर साइन स्क्वायर 5। तो ये पहली रो को पहले कॉलम से कर दिया है आपने। और फिर देखते हैं कि आर को इसको करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा, फिर ज़ीरो आ जाएगा, फिर ज़ीरो आ जाएगा। तो अब इससे करें तो ये आ जाएगा जी आर कॉस 5 और साइन 5 भी साथ ही आ गया, और फिर ज़ीरो को ज़ीरो से करेंगे तो प्लस ज़ीरो आ गया, और इसको इससे करेंगे तो माइनस आर कॉस 5 और साइन 5 साथ आ गया। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। अब मैंने देखना है कि पहली रो को पहले से दूसरे से तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया है, तो मैंने दूसरी रो को पहले दूसरे और तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये ज़ीरो आ जाएगा, ये ज़ीरो आ जाएगा और ये भी ज़ीरो आ जाएगा। तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो और ये भी ज़ीरो आ जाएगा, ये आर आ जाएगा। तो ज़ीरो प्लस आर प्लस ज़ीरो को ज़ीरो से कर देंगे। तो ये आ गया जी ज़ीरो आ गया, फिर ज़ीरो आ गया, फिर ज़ीरो आ गया। तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो। दूसरी रो मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब तीसरी रो मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले को पहले से करेंगे तो आर साइन 5 कॉस 5, फिर ये से और ये इसके साथ ज़ीरो आ गया और ये इसके साथ आ गया जी माइनस आर कॉस 5 साइन 5। अब इसके साथ करेंगे तो ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, तो ये ज़ीरो प्लस ज़ीरो आ गया। अब इससे करेंगे तो ये आ जाएगा जी आप आर साइन स्क्वायर 5 प्लस ज़ीरो आ गया प्लस आर कॉस स्क्वायर 5। तो इस तरह से आपने मल्टीप्लाई किया दो मैट्रिक्स को। तो लेफ़्ट हैंड साइड हम इसकी हल कर रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे कि क्या बना है। तो मल्टीप्लाई कर दिया जी हमने, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आर बच गया जी। यहाँ पे जो चीज़ बची है ना वो आर कॉस स्क्वायर 5 प्लस आर साइन स्क्वायर 5। तो ये दो चीज़ें बची हैं। तो मैं इसको में से आर अगर कॉमन ले लूँ तो रह जाएगा जी कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5। तो ये दो चीज़ें मैंने कॉमन ले ली। यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है ज़ीरो बच गया, यहाँ पे भी ज़ीरो बच गया और यहाँ पे भी ज़ीरो बच गया है, यहाँ पे सिर्फ आर बच गया है और यहाँ पे ज़ीरो बच गया। यहाँ पे ये भी कैंसिल हो गया, ज़ीरो बच गया है और ये भी ज़ीरो बच गया है और यहाँ से भी मैं आर कॉमन ले सकता हूँ साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5। तो बेटा जी बहुत आसान हो गया काम कि मुझे पता है कि आपको भी पता है कि कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन
स्केयर फाई किसके इक्वल होता है? 1 के। तो इज इक्वल टू 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाई आर, तो सिर्फ आर 0 0 0 और ये वाला आर और ये वाला 0। तो इसके बाद आ गया जी सॉरी, अच्छा ये वाला आ गया जी जो है कि 0 0 और यहाँ से सिर्फ आर इंटू 1 कह लें अगर आपको ज़्यादा कोई परेशानी हो रही हो। तो ये बेटा जी आपके पास अभी मैट्रिक्स आ गया, इसमें से आर कॉमन लिया जा सकता है। तो आर जब कॉमन लेंगे ना तो हर एलिमेंट से कॉमन लिया जा सकता है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इसका ये आ गया। तो आर ही होता है, कोई नंबर है तो ये मैं इसकी जगह पे I3 लिख सकता हूँ। तो ये आ गई जी राइट हैंड साइड। हम यही चाहते थे कि लेफ़्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया जाए तो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए। तो ये बेटा जी हमारे आज ये लेक्चर था मैट्रिक्स का 3.1 एक्सरसाइज हमने सॉल्व की है, तो आज मुकम्मल हो गई है। नेक्स्ट हम 3.4 पे 3.2 पे जाएंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और घर में रहें, महफूज रहें और अपना काम जो है वो बाकायदगी से करते रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।